हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग सीयूईटी जो यूजी 2025 में जो हम लोग का सीरीज जो चल रहा है इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज का, उसमें आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू जो होगा इकोनॉमिक्स का वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो डिस्कस कर रखा है। और अगर आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी मैंने डिस्कस कर रखा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स को मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करके चल रहा हूँ। बार-बार मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का जो सीयूईटी का पेपर है, वो आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। मतलब एक ही पेपर रहेगा लेकिन 2 पार्ट में रहेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जो जाएँगे, ठीक है? उसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अधिक देखने को मिलेंगे, मतलब दोनों आपको अलग-अलग पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। उसमें आई होप सो मैक्रो के थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन 30 और 20 का रेशियो देखने को मिलेगा, या 25-25 का भी हो सकता है, लेकिन मैक्रो का ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा-सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2, और शानदार तरीके से एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है भाई, तो प्लेलिस्ट को आप लोग सेव ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी आएगा ठीक है, उस वीडियो में, तो वो चीज़ प्लेलिस्ट में आपको दिखाई दे दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर आप लोगों को 100 परसेंटाइल लाना है, ठीक है? या फिर 99 परसेंटाइल लाना है अगर इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़ में, तो ये वाली सीरीज़ जो है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। और जो भी दोस्त हैं उनको भी एक तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मैं एक साथ ही जो पीडीएफ होता है वो डाल देता हूँ, ठीक है? वीक का एक बार, तो आप लोग उसको भी एक बार डाउनलोड करके और आप लोग रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पर क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इसमें से कौन से फीचर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन फीचर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब अगर इकोनॉमी एज़ अ होल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, यही बात बोली गई। तो इसमें क्या है भाई, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल करते हैं क्या हम लोग? नहीं। करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसके अंदर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के माइक्रो के अंदर आता है, सॉरी माइक्रो। माइक्रो में एक इंडिविजुअल, नॉर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है वो माइक्रो में देखने को मिलता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम भी नहीं, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब सब जो होगा ये चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है? तो नन ऑफ दिस इसका राइट होगा, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एज़ अ होल, जैसे कंट्रीज़ में पॉवर्टी है, पॉवर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में या फिर जनरल प्राइस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि हमारे देश में बेरोज़गारी कितनी है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, ठीक है? तो वो चीज़ हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें किसके हो जाएँगे, एक तरीके से आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के बारे में हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप सो ये चीज़ 11th का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है। 12th नंबर देखते हैं क्या है? क्योंकि हमने 10 तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर रखा है, ठीक है? तो कन्फ्यूजन नहीं करना आप लोगों को कि द स्टडी द सप्लाई कर्व ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज इज़ द सप्लाई कर्व ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज इज़ सप्लाई क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है? सप्लाई कर्व क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो इसको भी देख के चलना है, ठीक है? अब समझो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? तो अगर रेट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बढ़ेगा, मान लो कि रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ेगा या फिर घटेगा, वो पूछ रहा है यहाँ पर। क्या बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो होगा, मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो घटेगा या फिर बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जानते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब एक जो डॉलर है पहले मान लो 70 रुपए का था, अब मान लो 1 डॉलर 80 रुपए का हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सप्लायर सप्लाई कर रहा था, मतलब कि मान लो कि कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा था सामान को, तो वो पहले 70 रुपया मिल रहा था उसको, 1 डॉलर का सामान अगर एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका तक, मान लो कोई भी कंट्री अगर एक्सपोर्ट कर रहा था, अब उसको कितना प्राप्त हो रहा है? 80 रुपया। तो मतलब क्या है कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे एक्सपोर्टर को फायदा होगा। एक्सपोर्टर क्या होगा, या फिर जो बेचने वाला होगा, एक्सपोर्टर बेनिफिट होगा, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि पहले 1 डॉलर था 70 रुपए का, अब क्या हो गया, बढ़ गया, सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, ठीक है? या फिर घट जाएगा तो ये भी घट जाएगा, ठीक है? तो ये अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब रेट ऑफ फॉरेन, बस 2 ही चीज़ याद करना है आपको। क्या याद रखना है भाई? एक तो आपको रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और एक है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड में उल्टा हो जाता है कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो अगर घटता है, तो हमारा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है? बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो आपको ये घटता हुआ देखने को मिलेगा। तो डिमांड में उल्टा रिलेशन होता है, लेकिन सप्लाई में देखा जाए तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा बी इज द राइट आंसर। क्यों होगा भाई?
पॉजिटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों हरकत सेम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप सो 12th का ऑप्शन नंबर बी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। आगे बोला गया 13 में, करेंसी एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन। क्या है करेंसी का एप्रिसिएशन? दो चीज होता है भाई, करेंसी का एप्रिसिएशन होता है, करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? करेंसी क्या होता है? दो चीज होता है करेंसी के साथ, एक होता है एप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन और एक होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो हमारा $1 बराबर कितना था? 60 रुपया था, ठीक है। अब $1 के मुकाबले क्या हो गया? 50 रुपया हो गया। इसका मतलब हमारे को अब कम रुपया पे करना पड़ रहा है $1 को बाय करने के लिए, $1 का सामान बाय करने के लिए। मतलब हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। डेप्रिशिएट होने का मतलब $1 के मुकाबले 60 रुपया था पहले, अब क्या हो गया? $1 के मुकाबले 70 रुपया हो गया। मतलब क्या हो गया? हमारी करेंसी एक तरीके से डेप्रिशिएट कर गई है। हमारा रेट तो बढ़ा है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। तो डेप्रिशिएट कब करेगी भाई? लॉजिक समझो थोड़ा सा। डेप्रिशिएट कब करेगी भाई? देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या हो गया? डिक्रीज, है ना। देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस। देखो प्राइस पहले क्या था? 60 रुपया, अब कितना हो गया? 50 रुपया, ठीक है। 50 रुपया मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जो हमारा डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से फॉरेन करेंसी में जो है वो चेंजेस आए हैं, देखने को मिला, कम हुआ है। देखो यहाँ पर कम हुआ है, तो जैसे डिक्रीज होगा, ठीक है, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ आपको डोमेस्टिक करेंसी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो राइट आंसर देखने को मिलेगा। एंड इंक्रीज होगा, अब मान लो देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, यहाँ पर देखो इंक्रीज हुआ है, इसीलिए आपको क्या देखने को मिलेगा? ये वाला जो टर्म है बी वाला, उसमें आपका डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन। तो ये वाला भी बात आपको याद रखना है थोड़ा सा। सी वाले में क्या हो रहा था? एप्रिसिएशन हो रहा था, जो कि हमारा राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 13th आपको समझ में आ गया। 14th, बैलेंस ऑफ पेमेंट सोर्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो करता है? बीओपी का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो करता है भाई? कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो परफॉर्मेंस है किसके, मतलब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही तो देखते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया के पास जो है कितना पेमेंट एक्सपोर्ट करने पर आया है। एक्सपोर्ट करता है इंडिया, मान लो कोई दूसरा कंट्री अमेरिका में, तो अमेरिका वाला क्या भेजता है? यहाँ पर डॉलर भेजता है। और अगर अमेरिका से हमने इंपोर्ट करा, ठीक है, इंपोर्ट करा, तो हमारे हम लोग क्या भेजते हैं? इसको यहाँ पर डॉलर भेजते हैं। इसका मतलब कि द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि डोमेस्टिक करेंसी का जो है वो एक तरीके से परफॉर्मेंस कैसा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपको बी सटीक देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे आते हैं। आगे देखा जाए 15th नंबर में। 15th नंबर में क्या है भाई? 15th नंबर में देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट बजट शोज द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट आपको मैंने बताया है, गवर्नमेंट बजट जो होता है वो दो तरीके का बजट होता है, एक होता है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या होता है भाई? एक होता है एक होता है रिसीट, ठीक है, एक होता है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट में दो, रेवेन्यू रिसीट होता है, रेवेन्यू रिसीट होता है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट। और दूसरा क्या होगा? आपको क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल रिसीट देखने को मिलेगा, ठीक है। कैपिटल रिसीट हो गया। दूसरा एक्सपेंडिचर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये बजट के हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया? गवर्नमेंट बजट शोज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ भाई, सरकार कितना कंज्यूम कर रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट, तो ये तीनों चीज को दर्शाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जो हमारा 15th में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। आते हैं 16th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? कमोडिटीज के बदले, सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं हम लोग, कमोडिटी के बदले अगर कमोडिटी को एक्सचेंज किया जा रहा है और एज ए मीडियम कमोडिटी को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मनी आने के बाद क्या हुआ? मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करने लगा भाई, ठीक है। सेलर्स और बायर्स जो सामान सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, वो पैसों के थ्रू ही बाय कर रहे हैं, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। पहला था सामान दो सामान लो, ठीक है, ऐसी वाली बात थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ, एक तरीके से देखने को मिलेगा। क्या वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा था?
ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कराता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, तो ये वाली चीज, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज में दिक्कत था भाई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, दोनों की जरूरतें आपको पूरी होते हुए देखने को मिलती थी, तभी ये चीज काम करता था। ठीक है, मतलब एक बंदे के पास मान लो कि दाल है, ठीक है, दाल है, दूसरे बंदे के पास मान लो राइस है, ठीक है, और इसको इसको दाल चाहिए और इसको राइस चाहिए। इसको क्या चाहिए भाई, इसको राइस चाहिए और इसको दाल चाहिए। अब ये बंदा जब तक आपस में मिलेगा नहीं, इन दोनों की जो नीड्स है वो मिलेंगे नहीं, तब तक एक तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ, आपको देखने को मिलेगा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। 17th आते हैं, सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द कमर्शियल बैंक इज, कमर्शियल बैंक जो होता है उसका सोर्स ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वो आखिरकार प्रॉफिट कैसे कमाता कैसे है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, कि ये बैंक है, मान लो बैंक क्या करता है, बैंक लोगों से पैसा लेता है भाई, लोगों से पैसा लेता है, मतलब लोग हैं पैसा लेता है, ठीक है, और ये लोगों को पैसा देता है, ठीक है, लोन देता है, ठीक है, बोरोवर हो गया, बोरोवर हो गया, ये कस्टमर हो गया। ठीक है, तो कस्टमर को एक तरीके से क्या, कस्टमर ने क्या करा, पैसा जमा करा, और बोरोवर ने एक तरीके से बोरोवर को ये पैसा दिया लोन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि इसको जो वापस करेगा पैसा, वो पैसा तो वापस करेगा, 5% दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर इसने 15% लिया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट का, मतलब 10% जो हो गया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा जनरल टर्म्स में। वैसे बहुत सारी लीगैलिटी है इसमें, वो चीज समझने वाले, लेकिन जनरल क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट दे चार्ज एंड इंटरेस्ट दे पे, कि जितना इंटरेस्ट वो पे करते हैं और जितना इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस ही उसका क्या होता है, कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं 18th नंबर, क्या बोला गया भाई, ये देखिए, सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम 500 टू 600, मतलब क्या होगा, इनकम वन पहले कितना था, 500, अब इनकम टू कितना हो गया, 600, मतलब चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ, 100 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ हुआ। एज ए रिजल्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 400 से 500, मतलब कंजम्पशन पहले कितना था, 400, ठीक है, जब इनकम इतना था। अब जब इनकम इतना हुआ तो कंजम्पशन टू कितना हो गया भाई, 500 करोड़, मतलब चेंज इन वाई, सॉरी चेंज इन सी होगा। ठीक है, चेंज इन सी, कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ भाई आपका, 100 करोड़ का। ठीक है, बड़े में से छोटा को माइनस कर दो। अब बोला क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन सच केस, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा डेल्टा सी कितना हो गया, 100, डेल्टा वाई कितना हो गया, 100, तो दोनों को कटुम कुटुम कर दो, कितना बचा, 1, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तो वो आपको राइट देखने को मिलेगा, आंसर नंबर 1 हो गया। इसी से रिलेटेड एपीसी होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका फॉर्मूला होता था सी बाई वाई। अगर यहाँ पर देखा जाए एक और जो फॉर्मूला होता है, मैं यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। दूसरा फॉर्मूला होता था एक, मान लो कि एमपीएस का फॉर्मूला होता था, वो क्या होता था, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, और दूसरा होता था एपीएस का, वो क्या होता था, एस बाई वाई। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है थोड़ा सा, दोनों फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और ऑलवेज हमेशा क्या होता है, एमपीसी और एमपीएस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज, याद रखिएगा, ये ऑलवेज होता है, इज इक्वल टू 1, और एपीसी प्लस एपीएस जो होता है 1 होता है हमेशा। तो ये वाला जो टर्म्स है वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हमारा 19th नंबर क्वेश्चन। इफ अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या बोला गया, इफ अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, यही तो होता है कि नहीं। या फिर दूसरा जो फॉर्मूला होता है कि मतलब मल्टीप्लायर का, तो क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ये वाला हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है भाई। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा भाई, अगर मान लो कि एमपीसी एमपीसी मान लेते हैं ग्रेटर है, मान लो एमपीसी ग्रेटर है, 0.5 है, और ये 50 है, और ये क्या है, 0.20 है। ठीक है, या फिर 25 है, ठीक है, 0.25, इसका मतलब ग्रेटर है भाई। अब ग्रेटर है तो अब समझने वाली बात है, तो इसका कितना टाइम्स होगा, ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर होगा।
ठीक है? तो याद रखिएगा। देखिए 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 के आस-पास आएगा। तो इसका मतलब क्या ग्रेटर लेस देन 2 तो नहीं होगा, इक्वल टू 2 नहीं होगा, इक्वल टू 5 तो होगा ही नहीं। ग्रेटर देन 2 टाइम्स होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द पॉलिसी व्हिच करेक्ट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। क्या हुआ कि ज एक्सेस डिमांड हो जाएगा तब भी दिक्कत है कि नहीं? जब डिमांड मान लो कि बढ़ गया, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया इकोनॉमी में, तब भी दिक्कत है। और जब अगर डेफिसिट डिमांड अगर डिमांड में भी घाटा हो गया, ठीक है? डेफिसिट डिमांड हो गया, तब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो ये सब सारे चैप्टर्स में एक्सेस डिमांड, जो डेफिसिट डिमांड है, इन सब सारे के कॉन्सेप्ट मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ में डाल दूँगा 5-6, 6-6 मिनट का, ताकि चीज़ों को थोड़ा-सा आप समझ पाएँ, ठीक है? एक बूस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज बूस्टर के नाम से उसको हम लोग एक तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक तरीके से समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस जो सप्लाई है, वो क्या करता है भाई? बाय रेगुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई जो होता है, वो चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है भाई? क्रेडिट को या इंटरेस्ट रेट को कम और ज़्यादा करके। वो कौन करता है भाई? मॉनेटरी पॉलिसी करता है। याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई ही क्या करती है? इंटरेस्ट जो रेट होता है, वो बढ़ाती है, घटाती है। जैसे कि आपने देखा होगा सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर क्या होता है भाई? एसएलआर क्या होता है भाई? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है भाई? तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिला। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अपने हिसाब से रन करके चलती है। गवर्नमेंट जो अपने बजट के थ्रू जो खर्चा वगैरह करती है, उसको फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और बिज़नेस